जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। चलिए, बहुत एक लंबे समय के बाद हम फिर से शुरुआत करते हैं अपनी फिजिक्स की सीरीज। और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वेव एंड ऑसिलेशन। तो वेव एंड ऑसिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के पर्सपेक्टिव से, जिससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आप पक्का मान के चलिए फिजिक्स के कि वेव एंड ऑसिलेशन से बन के आते हैं। उसमें भी मेनली अगर देखा जाए तो 2 से 3 फॉर्मूले हैं, 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा ही। तो बिना टाइम गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को गौर से देखें और कोशिश करें कि क्या आंसर हो सकता है। इधर देखते हैं कि ये बोल रहा है साउंड वेव आर सिमिलर टू वेव, यानी कि जो साउंड होती हैं, जो वेव होती हैं, वो किस तरीके की वेव होती हैं, बस ये मानना चाह रहा है ये। क्या ये उस तरीके की वेव्स होती हैं ऑफ अ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर? क्या ये लाइट की तरह होती हैं? तो बेटा, अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। और बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनके जो पार्टिकल हैं वो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में ही आगे पीछे मूव करते हैं, उनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। यानी कि इनमें कई जगह पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, कई जगह दूर दूर चले जाते हैं, कई जगह पास पास आ जाते हैं, कई जगह दूर दूर चले जाते हैं, और इस तरीके से प्रेशर वेव्स बनती हैं। यानी कि जो मीडियम है उसमें प्रेशर बनता है और प्रेशर वेव्स जनरेट होती हैं। इन्हीं प्रेशर वेव्स को हम बोलते हैं बेटा साउंड वेव। क्या बोलते हैं? साउंड वेव। तो साउंड वेव को एक्चुअली में प्रेशर वेव भी बोला जा सकता है। साउंड वेव हमारी बेटा ने मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? मैकेनिकल वेव होती हैं। मैकेनिकल वेव होती हैं, इसका मतलब दे नीड मीडियम। इनको ट्रेवल करने के लिए बेटा क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। वही मैं लाइट की बात करें तो बेटा लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी कि लाइट के पार्टिकल्स वेव प्रोपोगेशन के अप एंड डाउन क्या करते हैं? मूव करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है? ट्रॉ बनता है, सॉरी ये क्रेस्ट बनती है, और नीचे क्या बनता है? ट्रॉ बनता है। नहीं, ऊपर ट्रॉ होता है, नीचे क्रस्ट होती है। ऊपर ट्रॉ, नीचे क्रस्ट होता है। उल्टा हो रहा है क्या? ये सी होता है, ये टी होता है। इस तरीके से बनता है। तो लाइट की तरह नहीं होती, ठीक है। जनरेटेड इन स्ट्रेच वायर बाय हिटिंग ए प्लिंकिंग वायर। देखो बेटा, एक वायर है, इस वायर को अगर मैंने वाइब्रेट किया तो वाइब्रेट वायर इस तरीके से मूव करने लगता है, और जबकि साउंड वेव हमारी इस तरीके से होती ही नहीं है। बिल्कुल सही है। जनरेट इन द पाइप फिल विथ एयर बाय मूविंग द पिस्टन अटैच टू द पाइप अप्स एंड डाउन। दूसरा क्या है? जनरेट बाय मोबाइल फोन टावर। देखो, मोबाइल फोन टावर के द्वारा रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं। ये इस तरीके की वेव बोल रहा है जैसे ये कोई पिस्टन हो, और ये पिस्टन है, क्या है? एक चैम्बर है। इस चैम्बर में पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस समय ये वेव जनरेट होंगी, वो साउंड वेव की तरह ही जनरेट होंगी। तो सी शुड बी द राइट आंसर। यानी कि ये साउंड वेव जनरेट होती है, उसमें पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही क्या करता है? अप डाउन करता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है बेटा? अ साउंड वेव हैज फ्रिक्वेंसी ऑफ, फ्रिक्वेंसी दी है और वेवलेंथ दी है, ऑब्जर्वर इतना दूर है। तो बेटा हम बात करते हैं स्पीड ऑफ वेव की। तो स्पीड ऑफ वेव बराबर होता है फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये होता है बेटा, यानी कि v स्पीड v बराबर होता है लेमडा इंटू एफ। तो मुझे बताओ लेमडा कितना है? 35। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है बच्चों? 2 किलो हर्ट्ज, 2 × 10⁻³ इससे काटेंगे ऊपर का 3 खत्म, कितना बचा? 35 इंटू 20, सॉरी 35, अरे 35 इंटू 20 कितना हो रहा है? 700।
मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बेटा? v है। एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कितना दूर है? ये कोई सोर्स है, और सोर्स से जो ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस है वो 1.4 किलोमीटर है, यानी कि बोल सकते हो 1400 मीटर। तो सिंपल सी बात है, वेव की स्पीड है 700 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है 14, तो कितना टाइम समय लगेगा? कितना टाइम लगेगा भाई? 2 सेकंड। यानी कि ये व्यक्ति 2 सेकंड में 1400 किलोमीटर तय कर लेगी, ये जो साउंड की वेव है, और उस व्यक्ति को 2 सेकंड के बाद आवाज सुनाई देगी। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट में भी यही क्वेश्चन है। ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, क्या होता है? स्पीड बराबर लैम्डा इंटू एफ। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन है कि एक अल्ट्रासाउंडिंग वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा दे रखी है, आर पास्ड थ्रू अ मीडियम वेयर स्पीड ऑफ साउंड इज 10 टाइम्स दैट इन एयर। तो एयर में यहाँ पे स्पीड का साउंड दे रखा है 300, तो 10 टाइम्स, यानी कि उस मीडियम में जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है? 300 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इन दैट मीडियम विल बी इन ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है, v दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो v कितना हो रहा है बेटा? 3000 बराबर वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10⁵ तो बच्चों है क्या? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2। कितना बचेगा? 2। 3 से हो जाएगा 3 खत्म, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर होगा मेरे बच्चों। 1 सेंटीमीटर लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर कौन है बेटा? ये रहा 1 सेंटीमीटर। तो ए शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या होना चाहिए? ए शुड बी दी राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोला गया है, एक स्प्रिंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मास m ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2 ways बाय मेजरिंग द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। तो देखो बेटा, दोनों ही फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहला यहाँ बात करते हैं, सपोज दैट ये क्या है? एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग में मैंने कोई, अरे अब तुम कोई वेट नीचे कर दिया। अब ये वेट जब नीचे करेंगे, वो मान के चलता हूँ जो स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग की लेंथ में x क्या आ गया? स्प्रिंग की लेंथ है, उस लेंथ में x डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसका मतलब ये जो फोर्स लगाया हमने वो किसके बराबर हो जाता है? माइनस का kx के बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम निकाल सकते हैं mg बराबर होता है माइनस का kx के, यहाँ पे स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो यहाँ से मास निकाला जा सकता है कि माइनस kx डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ से हमारे मास निकल के आ जाता है। नेगेटिव मान लेंगे, ये भी नेगेटिव ले लेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ये तो फर्स्ट केस है। दूसरा है हमारे पास ऑसिलेशन, कि सपोज दैट ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग में मैंने कोई मास लगाया है, और उस मास की वजह से स्प्रिंग में ऑसिलेशन आया, और ऑसिलेशन आया, इसकी वजह से टाइम पीरियड आया, और टाइम पीरियड की वैल्यू आती है 2 पाई, ब्रैकेट में क्या होता है? m/k। ये याद करना पड़ेगा बच्चों, याद रखना ये वाला फॉर्मूला। अब ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे मैं क्या कर सकता हूं? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट कर सकता हूं। यहाँ पे टाइम पीरियड मेजर करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट पता हो तो निकाल सकता हूं। लेकिन इसमें बोला जा रहा है, विच ऑफ दीज मेथड कैन बी यूज्ड इन अ स्पेस स्टेशन। देखो बच्चों, ये वाला फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में जो जो mg है नीचे की ओर लग रहा है, इसी को अपन बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं बेटा? वेट। वेट। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस स्टेशन में है तो उस वो क्या हो जाता है? उसके लिए वेटलेसनेस, यानी कि वेट क्या हो जाता है बच्चा? उसके लिए 0 हो जाता है, वेटलेसनेस। क्योंकि वो कैसा होता है बेटा? ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है। क्या होता है बेटा? फ्री फॉल में होता है, तो उसका वेट 0 हो जाएगा। मतलब पहले वाले मेथड से तो क्लियर है कि हम उसका जो मास है वो नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले में देखूं बच्चों, तो सेकंड वाले में सीधा का सीधा हमें पता है, यहाँ पर जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, फ्री फॉल हो ना हो, स्प्रिंग कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट ही है, और ये 2 पाई कांस्टेंट है, यानी कि टाइम सीधा का सीधा हम यहाँ से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे ओनली बाय द ऑसिलेशन मेथड, एक्सटेंशन मेथड से हम स्पेस स्टेशन में नहीं निकाल सकते। ये बात याद रखना, ठीक है? मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों।
आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बेटा ये करेक्ट नॉट करेक्ट कृपया करके एक बार अच्छे से देख लिया करें। ये क्या बोल रहा है, इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड, ये वेव का कम, मुझे फ्लूइड का ज्यादा लग रहा है, तो स्टेडी फ्लो से बोला गया है। स्टेडी फ्लो को हम एक और नाम से जाना जाता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, एक और नाम से बोलते हैं इसको लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा? लेमिनार फ्लो। इसमें क्या होता है बच्चा पार्टी, कि जैसे कोई एक ये पार्टिकल है और एक पार्टिकल एक सेम वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके साथ में दूसरा पार्टिकल भी सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड के साथ एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो वाटर है वो इस तरीके से फ्लो होता है कि उसमें टर्बुलेंस नहीं होता। आप देखो कभी भी कोई नल की टोंटी वगैरह चालू करो आप कभी भी, तो नल की टोंटी के बाद आप देखो शुरुआत में आपको अगर थोड़ा बहुत किया है तो आपको एक स्ट्रीम लाइन इस तरीके से एक नल की लाइन में दे, फिर यहाँ पे जाके पचर पचर सी हो जाती है ऐसे करके। लेकिन शुरुआत में आपको ये जो पाथ दिखता है इसी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये इतना स्मूथ फ्लो होता है कि इसमें टर्बुलेंस नहीं होता, यानी हर पार्टिकल अपने पहले वाले पार्टिकल के पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है विद द सेम स्पीड। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नॉट करेक्ट पूछा है। इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ अ लिक्विड द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स रीचिंग एट द पार्टिकुलर पॉइंट इज सेम एज ऑल पॉइंट। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमको नॉट करेक्ट पूछा है तो इसका हमारा आंसर नहीं होगा। स्टेडी फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये बिल्कुल सही है लेकिन हमारा करेक्ट नहीं होगा। इन स्टेडी फ्लो ईच पार्टिकल में नॉट फॉलो द सेम पाथ एज टेकन बाय प्रीवियस पार्टिकल। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये गलत है, नॉट करेक्ट है, तो हमारे लिए आंसर सही यही हो जाएगा। टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल दो स्ट्रीमलाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो टर्बुलेंस हो जाएगा, और टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा तो फिर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से राइट आंसर है इसका। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर से देखो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स जानते हो, मैं बता देता हूं। देखो ह्यूमन हियरिंग रेंज, हियरिंग रेंज बता दे क्या होता है बेटा। हमें हर तरीके की फ्रिक्वेंसी सुनाई नहीं देती साउंड वेव में, अगर हर तरीके की फ्रिक्वेंसी है तो हमें सुनाई नहीं देगी। हमारी हियरिंग रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके बेटा 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि इसके ही बीच का जो साउंड है वो हमें सुनाई देगा। अगर इससे कम साउंड है तो इसको अपन बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स। ये बेटा बहुत ही मतलब बहुत ही वीक वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स, हम इनको नहीं सुन पाते। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, तो वो सुन सकते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह। जो आपने सिस्मिक वेव सुनी होंगी, सिस्मिक वेव मतलब भूकंप के पहले जो वेव्स जनरेट होती हैं जमीन के अंदर बहुत ही कम, उनको सिस्मिक वेव बोलते हैं। सिंस वो बहुत ही लो एनर्जी की होती हैं तो उसको हम डिटेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाते, लेकिन जानवर उसको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। इसके बाद 20 किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज के बाद की जो होती हैं उनको अपन बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक वेव्स। क्या बोलते हैं बेटा? अल्ट्रा सोनिक वेव्स बोलते हैं। अब अल्ट्रासोनिक वेव है तो साउंड वेव ही, तो साउंड वेव को बेटा रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है, रिफ्रैक्ट भी किया जा सकता है, और एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। और ये बोल रहा है नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये तो सही हो गया। नॉट करेक्ट पूछा है ना, रिफ्लेक्ट तो की जा सकती है। ठीक है, नीचे क्या बोला, अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन हमारे लिए गलत हो जाएगी। अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी यूज फॉर मेकिंग होल्स इन वेरी हार्ड मटेरियल लाइक डायमंड। ये भी किया जा सकता है। तुम खुद देखो, जैसे तुमने कभी सुना होगा स्टोन जो पथरी पड़ जाती है ना बेटा, स्टोन को हम तोड़ सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से, क्योंकि जब इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स को किसी भी पार्टिकल सॉलिड पे माना जाता है तो सॉलिड के पार्टिकल्स इन वेव के साथ स्टिमुलेट होकर इतनी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ क्या कर सकते हैं, मूव करने लगते हैं, जिससे उनकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो तोड़ा जा सकता है।
अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल सही है, साउंड वेव है तो वैक्यूम में तो कर ही नहीं सकते, लेकिन ये बोल रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, भाई हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये याद रखना। ये वाला देखो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L एंड मास ऑफ द बॉब इज m s वगैरह वगैरह। टाइम पीरियड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और टाइम पीरियड का वो फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था, L बराबर होता है 2 पाई, ब्रैकेट में क्या होता है L डिवाइडेड बाई G। यहाँ पे चीजें हैं क्या क्या ये बार एक बार देख ले। यहाँ पे जो L है वो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये G है, ये तो आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो T की वैल्यू है वो केवल L और G पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही, तो मास कितना भी कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुमने लेंथ को 4 गुना कर दिया, L को 4 गुना कर दिया, तो T हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। यार L 4 गुना हो गई तो टाइम हमारा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर शुड बी B। क्या होना चाहिए बेटा? B शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, a pendulum clock is lifted to a height where the gravitational acceleration has a certain value g। अब उसी को दूसरा पेंडुलम है, क्लॉक ऑफ सेम लेंथ बट ऑफ डबल मास, मास से कोई डिपेंड नहीं होता टाइम पीरियड पे, और ये इतना किया जाता है जहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है 2। अब मुझे ये बताओ बच्चों, पहले मैं बात करता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/√g के, ये अभी देखा था L/g था। तो टी डैश में क्या हो रहा है बच्चों, 1/√g/2 हो रहा है, तो यानी कि टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, वही 1/√, इनटू हो जाएगा √2, यानी कि टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, T√2। क्या हो जाएगा बच्चों, T√2। तो ए शुड बी दी राइट आंसर। क्या आंसर होगा, ए शुड बी राइट आंसर। एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब ये बोल रहा है बीट इज अ फिनोमेना दैट अकर व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स। तो बेटा बीट होती क्या है, बीट तब जनरेट होती है जब सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी, ऐसी साउंड वेव्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वह नियरली सेम होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। इक्वल हो जाएगी तो बीट बनेगी नहीं तरीके से, बीट आपको बनानी है। तो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है, वो अगर इंटरफेयर करें तो जब भी सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन, तो फिर क्या जनरेट होगी, बीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, बीट। तो जो वेव जनरेट होंगे उनके लिए जो हमारे हार्मोनिक वेव्स हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी लगभग कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बराबर हो गए तो दिक्कत आ जाएगी। बराबर में एक जगह बीट जब हमारा डिफरेंट फेज में होगा, ये तो सेम फेज में है, कैसा है बेटा, सेम फेज में है, डिफरेंट फेज में होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर जीरो हो जाएगी। तो इसलिए उनकी जो फ्रीक्वेंसी है लगभग कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, which of the following statement is true for a simple harmonic oscillation? क्या ट्रू है, पढ़ लो एक बार। फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज इन सेम डायरेक्शन। तो मुझे ये बताओ बच्चों, ये कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पे अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में तो इसमें डिस्प्लेसमेंट मान के चलो क्या हो रहा है बच्चों, x हो रहा है। तो जब फोर्स है किसके बराबर हो जाता है, माइनस के x के बराबर ही तो होगा, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। लेकिन माइनस बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम देखें, ये ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में बोल रहा है, और अगर सेम डायरेक्शन में होता तो माइनस चिन्ह क्यों आता। तो इसका मतलब क्या है
है, लेकिन कैसा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, which among the following is true for propagation of sound wave? साउंड वेव के प्रोपोगेशन में कैसे हेल्प करती है? तो पहले हम बात कर लेते हैं साउंड का प्रोपोगेशन होता कैसे है। सिंस साउंड वेव से मैकेनिकल, इसको मीडियम चाहिए, तो ये मीडियम है और इस मीडियम के पार्टिकल को जो साउंड वेव होगी वो टकराएगी और साउंड पार्टिकल मूव करने लगेगा। अब ये अपने पास वाले पार्टिकल को क्या कराएगा, मूव कराएगा, फिर वो अपने पास वाले पार्टिकल को क्या कराएगा, मूव कराएगा। सिंपल सी बात है। जब तुम सभी अपने एक दूसरे के पार्टिकल को क्या करा रहे हो, मूव करा रहे हो, वाइब्रेट करा रहे हो, तो इसी तरीके से साउंड एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता है। एक बात आपको ध्यान रहने वाली ये है कि साउंड में जो साउंड एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, लेकिन जो मीडियम का पार्टिकल होता है वो अपनी सेम पोजीशन पे ही रहता है। देखो ये अपनी पोजीशन पे, ये अपनी पोजीशन पे, और अपनी पोजीशन पे ही रहकर ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है अपने मीन पॉइंट के अलोंग। अब चलो इसके बाद पे यह क्या बोल रहा है, साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये तो हो ही नहीं सकता, साउंड मैकेनिकल वेव है तो वैक्यूम में नहीं जा सकती। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। बिल्कुल सही है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है। कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इट इज अ ट्रांसवर्स वेव इन एयर। गलत। तो साउंड क्या है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। तो ये बात याद रखनी है आपको बच्चों। अब यहां पे देख लेते हैं वही टी वाला एरिया। मेरे ख्याल से अगर वो वाला क्वेश्चन आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये सिंपल पेंडुलम है, बोब एम, मास दिया है एम, लेंथ दिया है एल, हैज द टाइम पीरियड टी है। इफ द मास ऑफ द बोब इज डबल एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज हाफ। तो देखो अगर लेंथ हमें पता है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। तो लेंथ अगर हाफ कर दी तो टी भी क्या हो जाएगा, टी डैश भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन रूट में हाफ हो जाएगा, टी बाई 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, टी बाई 2। बी इज द राइट आंसर। क्या होना चाहिए बच्चों, बी शुड बी द राइट आंसर। चलो, सोनार के बारे में पूछा गया है बेटा। सोनार को मैं बता दूं, सोनार होता क्या है। बेटा सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन। ये पूछा गया है आपसे एक बार। एंड रेंजिंग। क्या होता है बच्चों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये यूज कैसे होता है, जैसे इसमें क्या किया, कोई हमारे पास एक सोर्स है और सोर्स से हमने कुछ वेव्स जनरेट करी, और ये वेव्स किसी भी एक, मान के चलो कोई सबमरीन है, एक सबमरीन है, वो सबमरीन से टकराई और टकराने के बाद वापस जाएगी। अब इसको छोड़ते समय हम कैलकुलेट करते हैं कि छोड़ते समय और आते समय कितना टाइम लगा, और उस टाइम को हम कैलकुलेट स्पीड के साथ में करके यहां से लेके यहां तक की क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। वही वेव जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं तो उनको सुना जाता है, कितने देर बाद वापस आए, और उसका अंदाजा लगा के हम दोनों के बीच की डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। तो ये नेविगेट करें, समुद्र के अंदर कोई भी सबमरीन है, शिप है, या कोई मैराइन लाइफ है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है। अब ये पूछा है कि मेजर द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट बाय अ शिप, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव डज इट यूज फॉर दिस पर्पस। सिंपल सी बात है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम जनरेट करते हैं। क्यों भाई, देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। जब अल्ट्रासोनिक वेव्स की सिंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से वेव को भेज सकता हूं, टकरा के वापस आएगी, तो अपना काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव की यानी दूर तक जा सकती है अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है। अब चलिए इसको देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज नॉट करेक्ट। जो साउंड की स्पीड है वो किस किस पे डिपेंड करती है बच्चों, पहले तो हम देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड,
फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। जो फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो साउंड की स्पीड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? पहला, टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है। टेम्परेचर को अगर बढ़ाया तो साउंड की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका रीजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मीडियम होते हैं, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो मूव करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब वाइब्रेट करते हैं तो स्पीड भी बढ़ जाती है। दूसरा हमारे पास क्या सीन है? दूसरा हमारे पास ये है कि अगर टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ाने से साउंड की स्पीड कम होती है। तुम कहोगे सर सॉलिड में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है। बेटा हर सॉलिड में साउंड की स्पीड ज्यादा नहीं होती। साउंड की स्पीड केवल उस सॉलिड में ज्यादा हो सकती है जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, मतलब उसके पार्टिकल्स मूव कर सकें, बहुत अच्छे से मूव कर सकेंगे तो उसके अंदर से साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं गैसेस में ले लूं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के ले लूं, तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में अगर मैंने डेंसिटी बढ़ाता गया तो उसमें साउंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ रही बात? तो डेंसिटी बढ़ाने से साउंड की स्पीड घटती है। हाँ, स्टेट देखेंगे तो सॉलिड में हमारे पास साउंड की स्पीड क्या होगी, अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है सॉलिड की तो हमारी साउंड की स्पीड ज्यादा रहती है सॉलिड्स में, उससे कम फिर लिक्विड में रहती है, क्योंकि इलास्टिसिटी इन लोगों की ज्यादा रहती है। लिक्विड हो गया। और फिर उसके बाद सबसे कम किस में होती है, गैसेस में होती है। और गैसेस में अगर मैं डेंसिटी को बढ़ाता चला जाऊं तो साउंड की स्पीड कम होती जाती है। दूसरा हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में बेटा ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो सिंपल सी बात है, साउंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन स्टील इज हायर देन इन वाटर। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमको नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये तो हमारे लिए सही नहीं हुआ। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेस इन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। बेटा गलत है। हाँ, तो ये गलत है, तो इसका मतलब ये हमारा सही हो गया। मैं तो नॉट करेक्ट ही पूछा ना, है ना। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इंक्रीजेस with increases in temperature. The speed of sound wave in air increases in with increase in temperature. The speed of sound wave in water is higher than in air in the air. तो ये ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, और ये भी हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये सही हैं और हमको नॉट करेक्ट पूछा है। समझ में आ रही है बात? तो क्या होगा, हमारा केवल बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ फ्लूइड। अब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो देखो जो फ्लूइड होती हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के साउंड्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एयर का कॉलम होता है उस एयर के कॉलम को हम कंबर्ट कर सकते हैं, जिससे उसमें जो नोट होते हैं, जो फ्लूइड बजाते हैं, नोट दबाने से एयर के कॉलम को हम कंबर्ट कर सकते हैं। और एयर का जो कॉलम होता है, उस एयर के कॉलम की लेंथ डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी। समझ में आ रहा है? अगर हमारा कोई पाइप है बच्चों, कैसा है बेटा, क्लोज पाइप है, यानी एक साइड से क्या है, बंद है और एक साइड से आवाज आ रही है। तो जब एक साइड से बंद है, एक साइड से आवाज आ रही है, और इस कॉलम की अगर लेंथ क्या है, एल है, क्या है बेटा, एल है, तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/2L के। सॉरी, एक बंद है तो क्या हो जाता है 1/2L, सही, सॉरी 4L होता है। क्या होता है, 4L। लेकिन अगर हमारे पास एक पाइप है, एक क्लोज पाइप नहीं है, कैसा है, ओपन पाइप है, तो उसके लिए जो हमारी फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है वो फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा 2L के। ये बात आपको थोड़ा याद रखनी है। तो जब भी मैं फ्लूइड के कॉलम्स को बनाता हूँ तो उससे फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, तो ये समझ में आता है। लेकिन मोमेंटम जो वेव है, मोमेंटम ऑफ वेव ऑन द ब्लोइंग जेट डिटरमाइंस बाय द लाउडनेस ऑफ द प्रोड्यूस नोट्स। ये बिल्कुल सही है। जो वेव का मोमेंटम है वो डिटरमाइन किया जाता है लाउडनेस,
जो जेट स्ट्रीम्स हवा निकलती है एकदम से फ्लूइड में से, उसको इधर डिफाइन किया जाता है। और यही मैं पूछना था, तो ये हमारा सही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये तो सही है, तो फिर ये हमारा सही नहीं होगा। हटो हटो। अराइवल टाइम ऑफ द वेव ऑन द ब्लोइंग जेट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द प्रोड्यूस साउंड। अराइवल टाइम नहीं 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 नहीं, नहीं ये गलत है, ये गलत है। अराइवल टाइम थोड़ी ना डिटरमाइन करता है, और हमको तो नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। अराइवल टाइम डिफाइन नहीं करता। तुम देखो यहाँ पे कहीं टाइम डिफाइन कर रहा है क्या? नहीं, लेंथ डिफाइन करती है। साउंड कम फ्रॉम वाइब्रेटिंग कॉलम, सिंपल सी बात है, जो वाइब्रेट कॉलम होता है उसकी वजह से होता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। और साउंड कम फ्रॉम वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर इनसाइड अ वेल एज आउटसाइड द फ्लूइड, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा काम का नहीं होगा। ये भी सही है, ये गलत है, और गलत ही हमको करना है फाइंड, तो बी इज द राइट आंसर। गलत ही तो फाउंड करना था, तो क्या होना चाहिए? बी शुड बी द राइट आंसर। जो साउंड जनरेट होता है फील्ड के द्वारा, जो कॉलम होता है इस कॉलम में वाइब्रेट होता है, और उसकी वजह से साउंड जनरेट होता है। चलिए इसको एक बार पढ़िए गौर से, फिर हम बताते हैं क्या सीन है। Which of the following segment regarding simple pendulum is correct? देखो बच्चों, इसमें क्या है, सपोज दैट ये क्या है, हमारा एक पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ पे था, एक पेंडुलम टंगा हुआ है ये, और ये पेंडुलम थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसका, थोड़ा सा यहाँ पे खिसका, और यहाँ पर ये थीटा खिसक रहा है, और ये थीटा हमारे लिए बहुत ही कम है बच्चों, समझ में आ रहा है? थीटा बहुत ही कम है, और जब थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है तो हमें पता है साइन थीटा बराबर थीटा के बराबर हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ होगी, जो लेंथ है, अगर इसकी लेंथ एल है, तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ जो एक्स है वो क्या हो जाता है? एल साइन थीटा हो जाता है बच्चों, कि नहीं हो जाता? जब एल साइन थीटा हो जाता है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा की जगह थीटा रख दूं तो मेरा थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बाई एल। और तुम्हें पता होगा इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे ये गया तो इसके दो कंपोनेंट बोलते हैं इसके, इस डायरेक्शन में एक mg निकल के आता है, और इस डायरेक्शन में एक mg निकल के आता है। तो इस डायरेक्शन में जो mg निकल के आता है वो क्या होता है? mg साइन थीटा। यानी कि ये जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा बच्चों माइनस का mg साइन थीटा, यानी कि इसको बोल सकते हो माइनस एम जी साइन थीटा को बोल सकते हो थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? एक्स बाई एल है। तो यहां से तुम डायरेक्टली दे सकते हो कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, माइनस का एक्स एक्चुअली में। लेकिन ये कब है? बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए। किसके लिए बेटा? बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड, यानी कि हमारे लिए थीटा की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा कम है तो ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है तो जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। मतलब अब इसी का हम यूज करके एक्चुअली में क्या करते हैं? टाइम पीरियड निकालते हैं, टी बराबर 2 पाई ब्रैकेट में एल बाई जी, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू बेटा बहुत कम होती है। लार्ज एम्पलीट्यूड के लिए हमारे लिए ये वाले वैल्यू काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं अब ऑप्शंस को। Only for small amplitude because then the net force on its bob is independent of its displacement. Independent मतलब स्मॉल थीटा के लिए क्या इसकी जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता ही नहीं है? गलत बात, करता है, तो ये तो नहीं होगा। फॉर एनी एम्पलीट्यूड, बिल्कुल फॉर एनी एम्पलीट्यूड के लिए तो निपटा ही दो, तो क्या बचा? Only for small amplitude because then the net force on its bob is proportional to its displacement. ये बिल्कुल सही है। क्या होता है? बिल्कुल सही है। टाइम पीरियड पूछा है, क्यों होता है? स्मॉल एम्पलीट्यूड, इसी का यूज करके हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकालते हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ पे देखो इसके जो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी मानी गई। ठीक, चलिए आगे। ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं इस क्वेश्चन को करना। The part of the human ear that convert the pressure variations associated with audible sound wave to signal, कॉक्लिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? कॉक्लिया।
ये साउंड में देखोगे तो आपको ऐसी घेंगा जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी कान के अंदर, इसी को बोलते हैं कॉकलिया। इस कॉकलिया के अंदर भरा हुआ होता है फ्लूइड। क्या भरा हुआ होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है। और इसकी सरफेस पर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती हैं। तो जब फ्लूइड में वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं तो वाइब्रेशंस की वजह से ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर है वो क्या करती है? मूव करती हैं। और जब ये मूव करती हैं तो वोल्टेज जनरेट होता है, और ये वोल्टेज जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलेंगे, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है और हमें सुनाई देता है। तो कौन होता है बेटा? ये कॉकलिया होता है। क्या होता है बेटा? कॉकलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बोल सकते हो थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस। आपने वो जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा और ज्यादा बूस्ट करने के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं। एक बार मैं बोलता हूं, तुम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे इसमें बोल रहा है, अ पार्टिकल executes simple harmonic motion at what displacement of the mean position its potential energy equal to its kinetic energy if a is the amplitude वगैरह वगैरह। तो ये बोल रहा है बेटे, यहां पर मान लो ये एक बॉब है और ये एक बॉब यहां तक जाता है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? ए है। क्या है? एम्पलीट्यूड ए है। तो एम्पलीट्यूड ए है तो इसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, वो क्या होनी चाहिए? 1/, पोटेंशियल एनर्जी क्या? इसकी टोटल एनर्जी मांग। अरे बेटा किसी भी पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी ई बराबर बराबर रहने वाली है, यानी कि यू प्लस के। सिंस यहां पर के बराबर 0 है तो इसकी टोटल एनर्जी ई इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यू क्या होती? 1/2 यू ए स्क्वायर हो जाती है बेटा। लेकिन अगर मैं इसको क्या मानूं, एक जगह है, मीन पोजीशन है यहां पे, जो है यहां से बेटा यहां तक x मान के चलो। क्या है बेटा? x है। यहां पर यह बोला गया है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो x और a में रिलेशन क्या है? तो यहां पर इस पॉइंट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यू एक्स, वो हो जाएगी 1/2 यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हमें पता है, यहां से देखो E बराबर क्या होता है? U प्लस के होता है U ए। E कितना है बेटा? E था 1/2 U ए स्क्वायर, प्लस U कितना है? 1/2 U एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? K। तो यहां से क्या मैं K की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। K बराबर क्या हो गया? 1/2 U ए स्क्वायर माइनस 1/2 यू एक्स स्क्वायर। ये तो बेटा हो गई हमारे लिए के की वैल्यू, और ये बेटा हो गई हमारे लिए यू की वैल्यू। एक्स एक्स लगा दो, यू एक्स के एक्स हटो। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है कि यू एक्स बराबर है के एक्स, मतलब इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट ए, नहीं ए नहीं बी मान लो, तो पॉइंट बी है, इस पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की क्या है? बराबर है। तो लिख दो यहां पे, यानी कि 1/2 यू एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 यू ए स्क्वायर माइनस 1/2 यू एक्स स्क्वायर। तो 1/2 यू 1/2 यू 1/2 यू खत्म करो, क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए बराबर हो जाएगा √2x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? a/√2। कौन सा आंसर हो रहा है आप लोग देखें एक बार, ये वाला। बोलो अच्छा सवाल था कि नहीं था? तो ये समझना पड़ेगा आपको कि अगर आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में, एनडीए में, या फिर 12th लेवल पे जहाँ भी, तो आपको थोड़े क्वेश्चंस इस तरीके के आने चाहिए, क्योंकि ये केवल आपको एनडीए में हेल्प नहीं करेंगे, ये आपको डेफिनेटली जीई मेंस और नीट, इन दोनों एग्जाम में डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार देखें इसको। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको देखो, बिल्कुल सही। अगर आपने इस तरीके की वेव्स पढ़ी हैं तो आपने एक वेव पढ़ी होगी, y बराबर एक्स टी
बराबर होता है ए साइन थीटा इंटू ओमेगा टी प्लस, सॉरी, प्लस के एक्स। ये आपने जरूर सुना होगा, और ये आपने अगर सुना है तो याद देखो, के बराबर क्या होता है, के बराबर होती है वेव नंबर, फ्रिक्वेंसी वेव नंबर। क्या होती है बेटा? फ्रिक्वेंसी वेव नंबर। ओमेगा तो आपको पता ही है, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी एक्चुअली में, इसको फ्रिक्वेंसी नहीं बोलते, इसको एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर। और इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। लिख दो यहां पे, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हमने पढ़ा भी रखा है कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो बराबर होती है 2 पाई फ्रिक्वेंसी के, और ये जो एंगुलर नंबर है ये बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा के। ये होती है, इस तरीके से होती है। तो पहली बात तो हमको इसमें पूछी गई है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास ओमेगा है। अगर मैं इस वाले को कंपेयर करूं इससे, तो ओमेगा की वैल्यू हो रही है 20 पाई, और ओमेगा की वैल्यू अगर 20 पाई है तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 20 पाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई एफ। इसको खत्म करो तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 10 हर्ट्ज। ठीक, यहां से अगर के की वैल्यू देखी जाए तो के की वैल्यू हो रही है 4 पाई, ये माइनस का ही होगा यहां, 4 पाई। और हमको पता है के बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा बराबर 4 पाई। तो इसको काटो, ये गया 2 बार, यानी लेमडा की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 मीटर। हमारे पास फ्रिक्वेंसी, हमारे पास क्या है? लेमडा है, तो हमें स्पीड की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्पीड बराबर क्या होता है? लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी। तो भी बराबर लेमडा कितना है? 1/2, फ्रिक्वेंसी कितनी है? 5, तो दो, अरे यार 10 है, तो ये काटोगे तो 5 बार जाएगा, यानी कि भी बराबर क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। अब देख लो अपना आंसर कौन सा है। स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और फ्रिक्वेंसी हो गई 10 हर्ट्ज। इसका मतलब आंसर शुड बी दिस। आया बात समझ में बच्चों? हाँ, थोड़े तो हैं, एक आध क्वेश्चन अच्छे लाना भी जरूरी होता है। तुमको हलवा हलवा खिलाते जाएंगे, और गलती से भी अगर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन उसने ऐसे पूछ लिए, देखो टफ क्वेश्चन केवल 2 से 4 ही होते हैं, और एक्चुअली वो आपको छोड़ने भी होते हैं, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा पाते कि कौन से छोड़ने हैं कौन से नहीं। तो इस वजह से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है। तो कृपया करके मेरे ख्याल से वो कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए, और मेरे ख्याल से ये कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। और आपको ये वेव पड़ी है तो मेरे ख्याल से सीधे के सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस निकालने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A string of length L is fixed at both end and vibrate in its third harmonic. What is the wavelength? तो ये सीधा फॉर्मूला याद कर लो, वेवलेंथ L बराबर होता है NL/2, बस, और कुछ मत करो। यहाँ पे ये क्या होगी? N बराबर है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कुछ भी हो सकता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं थर्ड हार्मोनिक मोशन की, थर्ड हार्मोनिक की, यानी कि एन की वैल्यू क्या है? 3 है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? 3L/2। सिंपल फॉर्मूला है, आपको सिंपल फॉर्मूला याद करना है, तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ में आ गया? वेवलेंथ ऑफ अ स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूसेस, फॉर्मूला याद करना है सीधा का सीधा, और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, the period of a simple pendulum is t of its length is increased by 21%. what is net period? तो मुझे नहीं लगता, ये तो आप सीधा का सीधा उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूं जो लेंथ है, शुरुआत में लेंथ कितनी थी? 100 सेंटीमीटर थी,
हाँ सेंटीमीटर मान लो, चलो सेंटीमीटर मान लो। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए, 2 पाई रूट में एल डिवाइडेड बाई जी होता है। तो एल की जगह 100 सेंटीमीटर रख दूंगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई, हाँ 20 पाई हो जाएगा बाई रूट जी, यानी 2 पाई, ऐसा करो ऐसा करो, 2 पाई अपॉन में रूट जी इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने जो एल डैश है वो मैंने कर दिया 21% बढ़ा दिया, 100 था 21 बढ़ा दिया 121 हो गया। तो अब हमारा जो टी होगा वो हो जाएगा 2 पाई इंटू 122 डिवाइडेड बाई जी, यानी कि टी डैश बराबर हो जाएगा बच्चा 2 पाई डिवाइडेड बाई जी इंटू 11, यानी कि 11। जब 11 है तो सिंपल सी बात है, इसका रिलेशन देखेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 1.1 इंटू टी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। बोलो यहां तक है, बस 2-4 क्वेश्चन और बचे, अपन खत्म करते हैं जल्दी में, पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपन ध्यान से करेंगे। ये क्या है, साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज। सबको पता है बेटा फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, समझ में आ रहा है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, चाहे मैं साउंड वेव के लिए लूं चाहे मैं लाइट के लिए लूं, फ्रिक्वेंसी नेवर गेट्स चेंज। ठीक, नेक्स्ट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम मान के चलो स्टार मार्क बना लो, आ जाएगा। वैसे एनडीए में तो चांसेस कम है, पर ये जेई मेंस का अच्छा क्वेश्चन, जेई मेंस के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है। इसमें क्या बोले, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है इन वैक्यूम, इफ इट इज कंप्लीटली immersed in non-viscous liquid with a density that is 1/8 of the material of the ball, what will be its new time period। देखो या तो इसको तुम फॉर्मूले से करना ही पड़ेगा, वैसे फॉर्मूला इसका फॉर्मूला देखो, पहली बात तुम्हारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई ब्रैकेट में एल इंटू जी। जी एक्चुअली में इफेक्टिव का सीधा सीधा मतलब उस पॉइंट पे, उस जगह पे जी की वैल्यू क्या है उससे टाइम पीरियड का पता चलता है। और सपोज दैट ये बॉब है, एक बॉब है, इस बॉब को अगर मैंने वाटर में पूरा डुबो दिया बच्चों, तो इसका जो वेट है वो तो कम हो जाएगा, क्यों, इस पे बॉन्ड फोर्स ऊपर की तरह काम करेगा, तो इसका जो नीचे की तरफ वेट है एम जी इफेक्टिव अपेरेंट वेट, वो क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिनल वेट माइनस एफ बी बॉन्ड फोर्स जो इसको ऊपर लग रहा है। तो यहां पर एम बराबर जी इफेक्टिव, डब्ल्यू बराबर हो गया एम जी माइनस, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करेंगे, इसकी वजह से जो वेट कम होगा, इसकी वजह से जो वेट कम होगा पर अपेरेंट वेट, तो यहां पे मैं जी की वैल्यू निकाल के आएगी। अब हमारा जो बॉन्ड फोर्स होता है, बॉन्ड फोर्स क्या होता है, बॉन्ड फोर्स होता है रो जी वी, और वी क्या होता है बच्चों, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया है। बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर इसको तुम यहां पर भी इसकी वॉल्यूम लेके, यहां पर भी वॉल्यूम लेके जब तुम कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो तुम्हारे लिए एक चीज आएगी, वो क्या आएगी कि जी इफेक्टिव बराबर, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, क्या होता है जी सॉरी जी ब्रैकेट में लेके जी कॉमन 1 माइनस रो एल अपॉन में रो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को तुम डुबो रहे हो उसके लिए फिर जो अपेरेंट वेट है, जो अपेरेंट वेट की जो अपेरेंट ग्रेविटी है उसकी वैल्यू ये हो जानी है। अगर ये वैल्यू हो गई है तो फिर हमारा न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, देखते हैं। न्यू टाइम पीरियड टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई ब्रैकेट में क्या होता है बेटा एल अपॉन में जी, जी की वैल्यू क्या है 1 माइनस रो एल रो, तो रो एल में कितना आंसर है देखो, if the completely is submerged in the non-viscous fluid, the density that is 1/8 of the material,
यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो 1/8 का है। अब एक बार इसको सॉल्व करो, क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में ऊपर एल अपॉन में क्या हो जाएगा 9 इंटू 7/8, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो जो टी डैश है वो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई ब्रैकेट 8L अपॉन में 7G, यानी कि टी बराबर डी डैश बराबर हो जाएगा टी अंडर रूट 8/7। ठीक, क्या आंसर हो रहा है, सी इज द राइट। इसलिए मैं कह रहा था अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस तरीके से समझा जाए। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, कुछ नहीं है, देखो ये ऑब्जेक्ट का मास है तो यहाँ पर रो ऑब्जेक्ट इनटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, और ये हो जाएगा जी इफेक्टिव। और यहाँ पे क्या है, वही रो ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम, तभी तो मास होता है, और जी इफेक्टिव। यहाँ पे सिंपल सी बात है, रो ऑफ क्या है, रो ऑफ लिक्विड इनटू वी ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, अगर मैं वॉल्यूम 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 काट दूं तो क्या बचा, और रो ऑब्जेक्ट है नीचे मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड देता जाऊं, तो मेरे लिए यही फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला यहाँ पे एक लाइन में लिख दूं तो ये क्या हो रहा है, रो ऑब्जेक्ट इनटू जी इफेक्टिव बराबर क्या हो रहा है, रो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इनटू जी माइनस रो एल इंटू जी। अब रो का नीचे डिवाइड दे दो तो यही वाला फॉर्मूला हमारे लिए निकल के आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखें जरा एक बार। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो देखो डिस्प्लेसमेंट मान के चले मैं दिया जा रहा है बाई बराबर ए साइन थीटा, ये दिया जा रहा है। तो इसका अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में क्या निकाल दूं, डिफरेंशिएट कर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, सॉरी साइन टी एक्स, अरे साइन टी एक्स क्यों होगा, साइन टी होता है, टाइम पीरियड में दिया जा रहा है साइन टी। तो इसका करें मैं डी वाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में करूं डी वाई बाई डी टी, तो ए साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गई ए, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन टी प्लस पाई बाई 2। तो ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए है और ये हमारा वेलोसिटी के लिए है। अब इन दोनों में ही अगर तुम फेज डिफरेंस देखो तो किसका आ रहा है बेटा, पाई बाई 2 का आ रहा है, किसका आ रहा है पाई बाई 2 रेडियन। तो शुड बी द राइट आंसर, बी शुड बी द राइट आंसर। ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी क्या ही होगा बच्चों। यहाँ पे जो होता है साइन बराबर ओमेगा टी, ये होता है ना साइन बराबर ओमेगा टी, इसका रिलेशन करोगे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको करोगे ओमेगा ए साइन ओमेगा टी बस प्लस पाई बाई 2, और पाई बाई 2 फेज होता है, फेज डिफरेंस होता है। चलो, two sound wave with a phase difference of 60 degree interfere in the individual amplitude are a, what is the amplitude of resultant wave। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का सीधा सीधा फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा वेव नहीं है, ए स्क्वायर सिंस एम्पलीट्यूड बराबर है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 इंटू कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो सीधा, A1 A2 बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से 2 खत्म, तो ए बराबर ए डैश मान लो रिजल्टेंट है ना, ए डैश बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी कि ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 सॉरी a√3। ये राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर हो रहा है इससे, ए इज द राइट आंसर। क्या हो रहा है, ए शुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इसको करके दिखाएं, मेरे ख्याल से तो कुछ ज्यादा होना नहीं चाहिए इसमें। A mass m is suspended from a spring of force constant k. The system oscillates with a frequency of f
If the mass is increases to 4m, what is new frequency? तो देखो, अगर मैं स्प्रिंग के लिए बात करूं, मैं पेंडुलम के लिए जब बात कर रहा था, तो पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड होता है 2 पाई, ब्रैकेट में क्या होता है एल अपॉन में जी। ये तो ठीक है, ये पेंडुलम के लिए हो गया। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग के लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, ब्रैकेट में अभी पढ़ा था m बाई के। यानी कि यहां पे जो टाइम पीरियड है वो मास पे भी डिपेंड करता है बॉब के, और किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जीएल पे डिपेंड नहीं करता। और ये कब था, ये हमने बोला था स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए ये सारी चीजें थी। अब स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए सारी चीजें, अब यहां इस इक्वेशन से देखा जाए तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एम, क्योंकि यहां पे देखा जा रहा है के और 2 पाई, ये तो बेटा कांस्टेंट ही है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। अब मुझे बताओ, अगर मैंने एम की जगह क्या कर दिया बेटा, 4m कर दिया, 4m कर दिया, तो सिंपल सी बात है जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। टाइम पीरियड 2 गुना हो गया, और हमको ये पता है बेटा कि फ्रिक्वेंसी बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ा तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी बेटा आधी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी बेटा आधी। सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आज इतने ही क्वेश्चंस थे। तो ये वेव वाला जो आपका टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। बस ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इंतजार है हमको 14 सितंबर इम्तिहान की घड़ी, और आप सभी लोग मेरे ख्याल से अच्छा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।